नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 16 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी नहीं थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए प्रश्न आ गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अभी आप लोग पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक जो हुई थी इसके अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, दोनों लोगों को याद रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, बी एन राव, बी एन धर, फजल अली। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव थे। इन्हें याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था?
26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और दोस्तों ऐसा भी पूछा जाता है कि कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वां, 42वां या 44वां संशोधन या 46वां संशोधन? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, आपात उपबंध? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, उद्देशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, सोवियत रूस, आयरलैंड। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है या आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? रूस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। रूस के स्थान पर पूर्व सोवियत संघ भी लिखा रहता है, तो वह भी सही होता है, रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी या फिर चौथी? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कौन सी अनुसूची को? पहली अनुसूची को, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत
आर्थिक योजना विषय कहां शामिल है? संघ, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कहां पर? समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। रेलवे पुलिस जीआरपी किस सूची का विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, रेलवे पुलिस जीआरपी ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा, ये राज्य सूची का विषय है जीआरपी। जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 245, 247, 241, 243 किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 में। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? यूनियन, फेडरेशन, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? देखिए दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को यूनियन कहा गया है। यूनियन का मतलब राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, मतलब यूनियन कहा गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव या राज्य सचिव। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कैबिनेट सचिव है। कौन है? कैबिनेट सचिव है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। इसे किस अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों समता का अधिकार। याद रखिएगा, समता का अधिकार के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है या अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धार्मिक, भाषाई, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, इसलिए आपका यहां पर धार्मिक और भाषाई दोनों सही है। ए और बी दोनों यहां पर सही है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 51 जो है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था?
वर्ष 1976 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1980 में। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 1976 में पारित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1976 में पारित किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा निषिद्ध किया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 24 के द्वारा निषिद्ध किया गया है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है सरकारिया आयोग, काका कालेलकर समिति, राज मन्नार समिति, स्वर्ण सिंह समिति। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? एकल संक्रमणीय हस्तांतरणी द्वारा या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा या ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरणी मत प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए आपका यहां पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। एकल संक्रमणीय हस्तांतरणी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ए और बी दोनों यहां पर सही है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की अधिकतम समय सीमा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 माह, 6 माह, 4 माह, 1 वर्ष। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की अधिकतम समय सीमा 6 माह है। कितना है? 6 माह है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट है, 6 माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहां पर राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।